अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच शुक्रवार को रूस के नजदीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां तैनात करने के आदेश दिए हैं। साथ ही रूस को चेतावनी दी है कि आपको गंभीर परिणाम भुगतने हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया है कि पनडुब्बियां तैनात कहां की जाएंगी। ट्रंप ने अपने इस कदम के पीछे रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री की भड़काऊ बयानबाजी को जिम्मेदार बताया है। इससे माहौल अब और गर्म हो गया है। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने ट्रंप को धमकी दी, जिसके बाद ट्रंप बौखला गए। ट्रंप ने उनके बयान के खिलाफ परमाणु हमले की धमकी पर कहा कि अमेरिका रूस के परमाणु खतरों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल उन्होंने एक्स पर कहा था कि हम इजरायल या ईरान नहीं हैं। ट्रंप की ओर से दिया गया हर नया अल्टीमेटम युद्ध की धमकी माना जाएगा। उन्होंने ट्रंप को याद दिलाते हुए कहा था, रूस के पास सोवियत संघ के समय से परमाणु हमले के डेड हैंड की क्षमता है। इसके जवाब में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सिक्योरिटी काउंसिल के उपाध्यक्ष दिमित्री की भड़काऊ बयानबाजी की वजह से मैंने रूस के नजदीक 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियों को तैनात करने के आदेश दिए हैं, ताकि भड़काऊ बयानबाजी सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहे। शब्द बहुत कीमती होते हैं और कई बार अनजाने में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह ऐसा मामला नहीं होगा। ट्रंप ने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। इसके जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति घबरा गए हैं। दिमित्री ने टेलीग्राम पर लिखा था, ट्रंप को डेड हैंड की खतरनाक ताकत याद रखनी चाहिए, भले ही यह अब मौजूद नहीं है। अगर रूस के पूर्व राष्ट्रपति के कुछ शब्दों से अमेरिका के शक्तिशाली राष्ट्रपति इतना घबरा जाते हैं, तो रूस का रास्ता बिल्कुल सही है। हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। अब बात करेंगे डेड हैंड की कि ये डेड हैंड है क्या। दरअसल सोवियत यूनियन ने 1980 के दशक में एक ऑटोमेटिक परमाणु रिटेलिएशन सिस्टम बनाया था, जिसे डेड हैंड कहते हैं। इसे पेरीमीटर सिस्टम भी कहते हैं। रूस की पूरी लीडरशिप के मारे जाने पर यह सिस्टम अपने आप परमाणु हथियार लॉन्च कर सकता है। यह सिस्टम अब भी कई एक्टिव स्टैंड बाई मोड में माना जाता है। मतलब अगर अमेरिका ने रूस पर हमला किया और रूस के नेता मारे गए, फिर भी यह सिस्टम अमेरिका पर परमाणु हमला कर देगा। इससे पहले भी दिमित्री ने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति की रूस को धमकी युद्ध शुरू कर सकती है। यह रूस और यूक्रेन के बीच नहीं, बल्कि अमेरिका के साथ होगा। उन्होंने ट्रंप को स्लीपी जो की राह ना अपनाने की सलाह दी। मतलब स्लीपी जो उन्होंने जो बाइडेन को कहा। इसके जवाब में ट्रंप ने गुरुवार देर रात दिमित्री को असफल पूर्व राष्ट्रपति करार देते हुए कहा था कि वे अभी भी खुद को राष्ट्रपति समझते हैं। ट्रंप ने दिमित्री को उनके शब्दों पर ध्यान देने और खतरनाक बयानबाजी ना करने की चेतावनी दे डाली। ट्रंप कई बार रूस के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। हालांकि वे रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर सीधे हमले से बचते रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरी पुतिन के साथ फोन पर अच्छी बातचीत होती है, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही रूस यूक्रेन पर हमला करता है। इससे मैं बहुत ज्यादा निराश हूं। फिर भी पुतिन ऐसे इंसान है जिसके साथ मैं अच्छा तालमेल बना सकता हूं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पूरे विश्व में शांति वार्ता करते घूम रहे हैं। वो अब भारत पर भी टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि भारत स्वतंत्र रूप से तेल खरीद रहा है। वो इस डील के पीछे इतने पड़े हैं कि उन्होंने शुक्रवार को बोला कि खबरें हैं कि भारत ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें इन खबरों के सही होने की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह अच्छी बात होगी। आगे देखते हैं कि होता क्या है। इससे पहले राइटर्स की रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत ने अमेरिकी दबाव और कीमत बढ़ने की वजह से रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है। इसके बाद शुक्रवार शाम भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। वहीं राइटर्स के दावों को खारिज करते हुए ANI की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय कंपनियां अभी भी रूस से तेल खरीद रही हैं। राइटर्स ने 30 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने रूस से तेल की खरीदी को रोक दिया है, क्योंकि छूट कम हो रही है और शिपिंग में दिक्कतें आ रही हैं। इसमें यह भी कहा गया था कि पिछले एक सप्ताह में रूस से कच्चे तेल की मांग नहीं की गई है।
भारतीय रिफाइनरियां रूसी कच्चा तेल कम खरीद रही हैं क्योंकि वहां से मिलने वाली छूट 2022 के बाद से सबसे कम हो गई है। अब रिफाइनरियों को डर है कि रूस पर लगे नए प्रतिबंधों से विदेशी व्यापार में मुश्किलें आ सकती हैं। यूरोपीय यूनियन ने 18 जुलाई को रूस पर नए प्रतिबंध लगाए थे, जिसमें रूसी तेल और ऊर्जा उद्योग को और अधिक नुकसान पहुंचने के उपाय भी शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन रूसी तेल की कीमत बाजार में 15% कम रखने की कोशिश कर रहा है। ये थी राइटर्स की रिपोर्ट। इस बीच एएनआई की रिपोर्ट में भी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि भारतीय कंपनियां अभी भी रूस से तेल खरीद रही हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने सूत्रों को बताया कि तेल की खरीद का पूरा फैसला आर्थिक वजहों पर आधारित होता है, जैसे कि तेल की कीमत, उसकी मौजूदा किस्म, उसका भंडार, लॉजिस्टिक्स सुविधा और दूसरी व्यावसायिक जरूरतें। अधिकारियों ने कहा कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक और निर्यातक है। वह हर दिन करीब 9.5 मिलियन बैरल तेल निकालता है, जो दुनिया की कुल मांग का करीब 10% है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और अपनी जरूरतों का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए ऊर्जा के अपने स्रोतों को रणनीतिक रूप से तय किया है ताकि सस्ती और भरोसेमंद आपूर्ति बनी रहे। भारतीय सूत्रों ने बताया कि रूस से तेल खरीदने पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं है। हाँ, G7 देशों और यूरोपीय यूनियन ने इसकी कीमत पर एक सीमा जरूर तय की है ताकि रूस को बहुत ज्यादा कमाई ना हो सके और दुनिया को तेल की सप्लाई भी बनी रहे। भारत ने हमेशा इस नियम का पालन किया है और जो भी तेल खरीदा है वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अंदर रहकर ही खरीदा है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि जब ओपीईसी देशों ने तेल का उत्पादन बहुत कम कर दिया, उस समय अगर भारत ने रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदा होता तो दुनिया में तेल की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाती। इससे महंगाई भी और बढ़ती। भारत ने समझदारी से फैसला लिया और एक जिम्मेदार खरीदार की तरह काम किया, जिससे तेल का बाजार स्थिर बना रहा। खैर, डोनाल्ड ट्रंप तो एक पागलपन पर उतर आए हैं। वो रूस को भी धमकी दे रहे हैं, सारे देशों को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, साथ ही शांति वार्ता भी कर रहे हैं। साथ ही एक तरफ वो धमकी देते हैं, दूसरी तरफ शांति वार्ता करते हैं और फिर नोबेल पुरस्कार की मांग भी करते हैं। तो ये थी कुछ डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिक्स जो अब वो दूसरे टर्म में कर रहे हैं। Well, we had to do that. We just have to be careful. And a threat was made, and we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. Basically, what President Trump is trying to do is to force Russian oil out of the global oil supply market. That's the agenda, because they have problem with Russia over Ukraine. Now the question is that, in India we don't have any sanctions against Russia. So therefore these decisions by our refiners, whether to buy Russian oil or not, those decisions are based on commercial considerations, whether public sector companies like Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, or private companies such as Reliance, they have their own way of looking at market, and they are basically taking a call on that. When these companies, post-Ukraine crisis started buying oil from Russia, that was not dictated by the government of India. That was a decision taken by these companies based on commercial consideration, because Russia was offering good discount. Even in today, Russia is offering good discount on crude oil. Therefore, our companies are going there. So President Trump agenda is political, while the way we look at it from India on Russian oil is all commercial, is economic. So the question is that, India is a sovereign country. Like most other countries, President Trump is basically trying different countries in different parts of the world saying, don't buy oil from Russia, don't buy this from Russia. That's not really fair. It's, of course, if you go by international law, is also illegal. But the question is that when it comes to India, I think India is very clear, because our economy is very sensitive to the price of oil. We import roughly 88 to 89% of our total requirement of oil. If Russia, as long as Russia is able to give us discount, is able to give us, attractive economic terms to India's refiners, I think Indian refiners will continue to import oil from Russia, whatever the European Union may say, whatever American president may say. That's a decision which is based on commercial considerations.